जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। मेरे देश के नौजवान, आज के क्लास में हम लोग पुष्प का नर जननांग अर्थात पुमंग या पुंकेसर कह सकते हैं, आज के क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। यदि आप बायोलॉजी बेहतर सीखना चाहते हैं, अच्छा सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके टीचर सुरेंद्र सर आपको बेहतर बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं, लाजवाब बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। 70 में 1 नंबर नहीं कटेगा, ये हमारा आपसे वादा रहा। इसलिए मेरे देश के नौजवान, ये व्हाइट बोर्ड को देख के भाग के मत जाइएगा कि अरे व्हाइट बोर्ड वाला मास्टर क्या पढ़ाएगा। स्मार्ट बोर्ड से खतरनाक पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी। इसलिए मेरे देश के नौजवान, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और मेरे देश के अच्छे बच्चे, बायोलॉजी जब भी आपका क्लास लगता है, क्लास आपको शाम को 8 बजे डेली आपको मिल जाएगा, शाम 8 बजे। इसलिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, डेली शाम 8 बजे आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और अपना बायोलॉजी बेहतर तैयार कीजिए, बेहतर पढ़िए, ताकि आपका जो रिजल्ट है बेहतर आए। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्या करते हैं, आज के टॉपिक पर आते हैं। तो मेरे देश के अच्छे बच्चे, आज का टॉपिक क्या होने वाला है? तो आज का टॉपिक होने वाला, बोर्ड पे देखिए पीछे वाले बच्चे, हम नाम लेंगे, कैमरा में आएगा, फिर घर वाले देखेंगे, फिर कहेंगे कि ठीक है ना, इसलिए तैयार रहिएगा। हाँ, तो आज का टॉपिक है पुष्प का नर जननांग। बात करेंगे, वो आप भेज देंगे बाहर। हेडिंग कर लीजिए, पुष्प का नर जननांग। हेडिंग क्या होगा? पुष्प का नर जननांग। बात नहीं करेंगे, फिर एक बार कह देते हैं, अंतिम वार्निंग है, अगर बात किए तो भेज देंगे। पुष्प के नर जननांग को हम लोग पुमंग या पुंकेसर कह सकते हैं। कह सकते हैं। पुंकेसर कब कहते हैं, पुमंग कब कहते हैं, आपको पता होगा। नहीं पता है तो पिछला क्लास देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझाए हैं कि पुमंग किस स्थिति में होता है, पुंकेसर किस स्थिति में होता है। पुमंग और पुंकेसर में अंतर क्या होता है, पिछली क्लास में बताए हैं। यदि आप लोग पुमंग और पुंकेसर में अंतर नहीं जानते तो मेरे देश के नौजवान, जल्दी से पिछला क्लास देख के आइए, फिर इस क्लास को देखिए, तो मां कसम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद समझ में आने वाला है। चलिए आप लोग को हम समझाते हैं पुष्प का नर जननांग। नर जननांग मतलब पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है, सबसे पहले इस पे चर्चा करते हैं। तो जो पुष्प का नर भाग होता है वही पुंकेसर होता है। और नर भाग किस प्रकार आपको बताया गया था, तो मेरे देश के अच्छे बच्चे, कुछ इस प्रकार से बताया गया था। ये है पुष्प का नर जननांग, पुंकेसर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, इसको पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर, ध्यान से समझिएगा। ये वाला पार्ट जो होता है पुतंतु कहलाता है। क्या कहलाएगा? पुतंतु। ये है परागकोश। आज परागकोश का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज परागकोश का पूरा चिट्ठा चिट्ठा पढ़ा देंगे, इतना भरोसा रखिएगा अपने मास्टर पर। परागकोश आज नहीं बच के जाएगा, आज टारगेट ही है परागकोश का। ठीक है, यह परागकोश। परागकोश में क्या पाए जाएंगे? परागकण पाए जाएंगे। अभी तो आपको ऐसे बता दिया गया कि देखो बच्चों, यह परागकण, लेकिन याद रखिएगा बनेगा कैसे, ही पूरा बताएंगे। कैसे कैसे बनता है, इसका एक एक प्रोसेस आपके अगर दिमाग में नहीं डाल दिए तो अगले दिन से आप पढ़ना छोड़ दीजिएगा। इस बात को याद रखिएगा, पूरा एक एक पार्टवा दिमाग में बैठा देंगे। इसलिए मेहनत से पढ़िएगा, पढ़ाई करते समय दिमाग मत भटकाइएगा। कभी कभी होता है पढ़ने बैठे हैं तो हम यहाँ बैठे, हाँ मास्टर पढ़ा रहा है, आज हमारे घरे जलेबी छना रहा होगा, तो फिर वो प्रोसेस गड़बड़ हो जाता है ना। इसलिए आप जब भी क्लास में बैठिए पूरा फोकस के साथ बैठिए। जब भी बोर्ड पे पढ़ाया जाए, बताया जाए, तो पूरा ध्यान केंद्रित आप बोर्ड पर रखिए। टीचर कह क्या रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इतना बात तो आप जानते होंगे, ये जो डंठल होता है, इस डंठल को पुतंतु कहते हैं। ये है परागकोश, ये है परागकण। परागकोश में क्या बनेगा? परागकण बनेगा। इतनी बात आप सभी
विद्यार्थी अच्छे से जानते होंगे। अगर इसका थोड़ा डेवलप रूप बनाए, थोड़ा और इसको डेवलप करें तो ये और थोड़ा सा इसको हम डेवलप का मतलब वास्तव में देखा जाए तो परागकोश या परागकोश पुतंतु इस प्रकार से दिखाई नहीं देता। इसका जो डेवलप रूप है कुछ दूसरे प्रकार है। आइए इसका डेवलप रूप हम नीचे बनाते हैं। इसका डेवलप रूप वास्तव में कुछ इस प्रकार से होता है। ये इसका डेवलप रूप है। मतलब जो आपको चित्र में बताया गया होगा इस प्रकार से, लेकिन जब उसको थोड़ा जूम करके देखेंगे, थोड़ा जूम, पूरा नहीं, थोड़ा जूम, जब इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब ए वाला भाग आपको समझ में आने लगा होगा, ये पार्ट है, और इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में फिलामेंट, हिंदी में क्या कहते हैं पुतंतु। ये हो जाएगा पुतंतु। और मेरे देश के अच्छे बच्चे कलर चेंज करते हैं और इसे हम लोग कहेंगे परागकोश। ये क्या होगा, यानी जो परागकोश कुछ इस प्रकार से आप देख रहे थे, जब हल्का सा जूम करके आपको दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया। अब इस परागकोश के अंदरमा परागकण पाया जाएगा तो कहेंगे मास्टर ये बीचों में क्या है, जल्दी बताओ मास्टर ये बीच में क्या है। तो इस बीच वाले पार्ट को हम लोग संयोजी ऊतक बोलते हैं, संयोजी ऊतक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संयोजी ऊतक बोलेंगे। बात समझ में आया, कहेंगे मास्टर इतना बात तो समझ में आ गया। अच्छा ये बताइए सर जी इसके अंदरमा कैसे हम देखें, तो अंदरमा देखने के लिए इसको काटना पड़ेगा, बीच से काटना पड़ेगा। अब जो काट होता है वो दो प्रकार का होता है। अगर हम इसको काट दें तो काटने का भी प्रकार होता है। जैसे हम हैं, हमको ऐसे खड़े खड़े चीर दीजिए, आधा मास्टर यहर आधा मास्टर यहर, तो जब बिचवा में से इसे हमको चीर देंगे तो ए वाला काट जो होगा, जैसे आधा ऐसे चीरेंगे तो हाई अपना एक टू हथवा एक टू गोड़वा यहर हो जाएगा, एक टू हथवा एक टू गोड़वा यहर हो जाएगा। तो इस काट को लंबवत काट कहेंगे। क्या कहेंगे, अच्छा लंबवत काहे कहेंगे, लंबा लंबा काटे हैं। लेकिन अब मास्टर को दूसरे तरीके से काटेंगे, मास्टर को ऐसे काटते हैं, काटना नहीं हमको, हाँ कह रहे मास्टर को काट, तो मैंने काट, ठीक, तो ऐसे बीच से हमको काट देंगे ऐसे। अब हमारे कमर के नीचे का पार्ट अलग हो जाएगा, ऊपर का पार्ट अलग। तो इस प्रकार के काट को अनुप्रस्थ काट कर कहते हैं। जब भी हम लोग परागकोश को काट के अंदर से चेक करेंगे, जब भी चेक करेंगे तो अनुप्रस्थ काट लगाएंगे। कौन सा काट, अनुप्रस्थ। जब इसका हम लोग अनुप्रस्थ काट करते हैं, ऐसे अनुप्रस्थ काट, ऐसे बेड़िया काट दें, कैसे काट दे, बेड़िया, लो ऐसे अनुप्रस्थ काट जब करेंगे, रेड कलर से लगा दिए इसको, क्या आप समझेंगे, अनुप्रस्थ काट। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अनुप्रस्थ काट। जब इसको अनुप्रस्थ काट करके देखेंगे तो कुछ दूसरे प्रकार से दिखाई देगा, कुछ दूसरे तरीके से दिखाई देगा। अब कहेंगे मास्टर कैसे, तो दिखाते हैं कैसे, यहां बनाते हैं। जब इसको अनुप्रस्थ काट करेंगे, बेड़िया काटेंगे, तो देखो कैसे दिखाई देगा। क्या है, देखिए ये गजब हो गया। हाँ चलिए बहुत सुंदर बन गया। अरे मास्टर अब विज्ञान छोड़ के अब आर्ट पढ़ाओ। आइए समझाते हैं। अब ए वाला डंठल तो आपको समझ में आने लगा होगा कौन चीज है, जल्दी बताइए क्या है,
पुतंतु है। बहुत अच्छे बच्चे आप लोग हैं, मां कसम बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। ए है पुतंतु। अच्छा बताइए ए वाला पार्ट क्या था? परागकोश। थोड़ा सा जब काटे तो काट के जूम करके देखेंगे ना बच्चा, जब इसको काट के जूम करेंगे तो ए वाला पार्ट दिखाई देगा। इस पूरे पार्ट को, ये है पूरा पार्ट परागकोश। क्या है? परागकोश। यही अंदरवा बनेगा परागकण। क्या बनेगा? परागकण। अब हम आपको अंदर वाला पार्ट समझाते हैं क्या क्या है। पहले कुछ बातें सुन लीजिए। जब आपको पुष्प की संरचना पढ़ाया गया था तो वहां बताया गया था किसी भी पुष्प के पुंकेसर में 2 पालियां होती हैं। कितना बच्चों को याद है? बहुत अच्छे। नहीं याद है तो बता देते हैं। कोई भी पुष्प का पुंकेसर होगा उसमें कितनी पालियां होंगी? देख लो, पाली नंबर 1, पाली नंबर 2। किसी भी पुष्प के पुंकेसर की कितनी पालियां होती हैं? कितनी पालियां? 2। इसमें दिखा दे, इसमें दिखाएं बच्चा। देखो, एक पाली, दूसरी पाली, एक पाली, दूसरी पाली। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ? 2 कोष्ठ। एक पाली में कितने कोष्ठ? 2 कोष्ठ। देखो, एक पाली क्या है जी? हाई पूरा एक पाली है। कितनी पाली है? ये आपका हो गया प्रथम पाली, फर्स्ट पाली। ये आपका क्या हो गया है? पूरा इधर वाला द्वितीय पाली। बोलो बच्चा, समझ में आ रहा है? ये आपका जो रेड लाइन है, रेड लाइन के इधर वाला पूरा पार्ट प्रथम पाली। कौन सी पाली? हाँ, बोलते रहिए, बोलने से सब होता है। ठीक है। इधर वाला देखेंगे तो द्वितीय पाली। एक पाली में 2 डब्बा है। देख लो, एक पाली में कितने डब्बा? 2 डब्बा। तो एक पाली में कितने कोष्ठ? 2 कोष्ठ। कितने कोष्ठ? 2 कोष्ठ। इस पाली में कितने कोष्ठ? 2 कोष्ठ। इस बात को याद रखिएगा। अब शांति से सुनिएगा, बस बोलिएगा नहीं। ठीक है, अब मत बोलिएगा, सुन लीजिए। अभी आपसे बहुविकल्पी में, अभी नहीं, बोर्ड पेपर में प्रश्न बनेगा। अगर बोर्ड पेपर में प्रश्न बनता है कि बताइए मेरे देश के नौजवान, पुंकेसर में कितनी पालियां, तो मुस्कुरा के जवाब देंगे 2 पालियां। दूसरा प्रश्न, एक पाली में कितने कोष्ठ? क्या 2 कोष्ठ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छे। यानी किसी भी एकल पुंकेसर, एकल मतलब एक ठू, एक पुंकेसर में 2 पालियां होती हैं और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ। कितने कोष्ठ? और एक एक कोष्ठ में, देखो, एक कोष्ठ ए हो गया, एक कोष्ठ ए हो गया, एक कोष्ठ ए हो गया, एक कोष्ठ ए, और हर एक कोष्ठ में एक एक लघु बीजाणु धानी पाई जाएगी। अभी जो गोलवा बनाए हैं, इस गोलवा को हम लोग क्या कहेंगे? इस गोलवा को कहेंगे लघु बीजाणु धानी। क्या कहेंगे? अब आपसे हम सवाल पूछते हैं, देखते हैं क्या समझ में आया। जिसको आया होगा वो हाथ उठाएगा, बोलेंगे नहीं। ठीक है। सबसे पहला सवाल, एक परागकोश में कितने लघु बीजाणु धानी होते हैं? कितना लोग को पता है? बहुत अच्छे। चलिए आप बताइए। 4। बहुत अच्छे। कितने? देखो, 1 2 3 4 गिन लो बच्चा। 1 2 3 4, यानी एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानी होते हैं। कितना? 4। दूसरा प्रश्न, एक परागकोश में, बहुत अच्छे सुनिएगा, एक परागकोश में कितने कोष्ठ होते हैं? गलत बात, 2 नहीं होगा, 4 होगा। हर कोष्ठवम तो एक एक पाया जा रहा है। क्यों बच्चा? एक कोष्ठ में एक लघु बीजाणु धानी, दूसरे कोष्ठ में एक लघु बीजाणु धानी, तीसरे कोष्ठ में भी वही, चौथे कोष्ठ में भी वही। देखिए, प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, घुमा सकता है, तो घूमिएगा नहीं तो घुमड़ी पड़िया खेलने लगेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। आपको बस इतना बताया गया, एक पाली दूसरी पाली, यानी एक परागकोश में 2 पाली, एक पाली में 2 कोष्ठ। एक पाली में कितना? हम कहे पूरे परागकोश में एक, इसमें मतलब ये पूरे परागकोश में कितने कोष्ठ? तो 2 यहाँ कर, 2 यहाँ कर, तो कितना हो जाएगा? 4। 2 इधर का, 2 इधर का, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
एक कोष्ठ में कितने लघु बीजाणु धानी? हाँ, एक कोष्ठ में कितना? बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे, समझ गए आप लोग। अब सुनते हैं, थोड़ा सा और बात सुनिएगा, और बात बताते हैं। देखिए, ये जो लघु बीजाणुधानी होती है, जो लघु बीजाणुधानी होती है, इस लघु बीजाणुधानी के चारों ओर कुछ भित्तियां पाई जाती है। भित्ति मतलब अंग्रेजी में लेयर कह सकते हैं। कुछ भित्तियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? इसमें कुछ भित्तियां पाई जाती हैं, कुछ भित्तियां पाई जाती हैं मास्टर, पाई जाती हैं। इन भित्तियों को पराग भित्ति कहते हैं। सुनते रहिएगा, अब कोई बच्चा नहीं बोलेगा, पराग भित्ति, ठीक है। इन भित्तियों को क्या कहते हैं? पराग भित्ति कहते हैं। सुन लीजिए, और ये जो पराग भित्ति होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पराग भित्ति होता है, इसको इंग्लिश में एंथर वॉल कहते हैं। एंथर वॉल, यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? पराग कोश के चारों ओर भित्तियां पाई जाती हैं। इन भित्ति को हम लोग क्या कहेंगे? एंथर वॉल, ठीक है। और सुनिए, इसका जो बनावट है देख लीजिए कैसा है। बनावट देखिए, इसकी संरचना देखो, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, बोलिए नहीं, चार कोना। कितना कोना? चार कोना हो गया। अब विज्ञान की भाषा में जब कोई चीज एक बार आता है तो मोनो लगता है, दो बार के लिए डाई लगेगा, तीन बार के लिए ट्राई लगेगा, चार बार के लिए टेट्रा लगेगा। केमिस्ट्री में जब कोई चीज चार बार आता है, जैसे मिथिल 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 चार बार आ गया किसी चैन में, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जब कोई चीज चार बार आता तो टेट्रा लगता है। यानी नहीं जानते तो ऐसे हम बता दें, अगर कहीं चार कोना वाला है, कोना नहीं कह सकते, इसे बनावट जो भी है, तो अगर कहीं ऐसे चार, देखो चार चार भाग है, तो चार भाग के लिए एक शब्द प्रयोग होगा टेट्रा। क्या होगा? टेट्रा। चार के लिए टेट्रा। और कोना नहीं, गोल गोल है, तो गो से गोल, गो से गोनल। तो आपसे पूछा जाए पराग कोश की जो संरचना होती है उसकी बनावट कैसी होती है, तो इसकी बनावट याद रख लीजिएगा। बनावट, इसकी जो बनावट होती है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा? टेट्रागोनल। यानी आपसे पूछा जाए, बताइए मेरे देश के नौजवान, जो पराग कोश होता है, पराग कोश, पराग कोश, पराग कोश की बनावट कैसी होती है, तो आप मुस्कुरा के जवाब देंगे टेट्रागोनल होता है। चतुष्फलकीय, हिंदी में क्या कहेंगे? चतुष्फलकीय संरचना, ठीक है। इतना बात सबको याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब आपको मेन चीज तो बताइए नहीं किए, कहेंगे ऊ का मास्टर छूट क्या गया, तो क्या छूटा बताते। छूटा कुछ नहीं, आपसे अगर पूछा जाए बताइए मेरे देश के अच्छे बच्चे पराग कोश की परिभाषा क्या होगा, तो ये तो पता होना चाहिए। तो अब जगह कहां है, यही लिख देते हैं। एक काम कीजिए, इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर लिखते हैं, जल्दी नोट कीजिए। फिर उसके बाद आपको हम पढ़ाते हैं पराग कोश की परिभाषा, फिर आगे का प्रोसेस। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, अब मुस्कुराते हुए जल्दी से हेडिंग कर लीजिए, पराग कोश। पराग कोश, एंथर। पराग कोश की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद होना चाहिए। परिभाषा बहुत ही आसान भी है। परिभाषा कैसे? तो पुंकेसर का वह भाग, परिभाषा सुन लीजिए जल्दी से। पुंकेसर का वह भाग जहां पराग कणों का परिवर्धन एवं विकास होता है, पराग कोश कहलाता है। यानी लिख देंगे पुंकेसर, पुंकेसर का वह भाग,
पुंकेसर का वह भाग जहां पराग कणों का, जहां पराग कणों का परिवर्धन एवं विकास होता है, पराग कोश कहलाता है। पराग कोश कहलाता है। ठीक है बच्चा, यानी पुंकेसर का वह भाग, पुंकेसर का वह भाग मतलब पुंकेसर का ऊपर वाला भाग, तो पुंकेसर का वह भाग जहां पराग कण कहां पाए जाएंगे, परागकोश में। तो पुंकेसर का वह भाग जहां पराग कणों का क्या होगा, परिवर्धन होगा, माने बदलाव, उसमें जो भी डेवलपमेंट होता है, परिवर्धन एवं विकास होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परागकोश कहेंगे। अब परागकोश की जब हम अनुप्रस्थ काट किए थे तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनी थी। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, जितना आप अच्छे से समझेंगे। हाँ, डायग्राम बनाना सीखते रहिएगा कैसे बनता रहता है, ठीक है ना। बाद में आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वरना फिर डायग्राम के लिए आप सोचेंगे कि मास्टरवा बनाया कैसे था। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से था बच्चा। ये है आपका परागकोश। तो ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, पुंकेसर। तो पुंकेसर का वह भाग जहां पराग कणों का परिवर्धन एवं विकास होता, पराग का परिवर्धन एवं विकास कहां होगा, यही होगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, परागकोश कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, परागकोश कहेंगे। इतना बात याद रखिएगा, परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। परिभाषा गलती से भी नहीं भूलना है, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चीजों को अगर याद करेंगे, समझेंगे, तो आपके के लिए फायदा होगा। आगे से जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी सब्जेक्ट चल रहा है, अभी बायोलॉजी चल रहा है, अनिल सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, पढ़ा दिए हैं, चल रहा है, तो जो भी आपको पढ़ाया अभी जा रहा है उसको डेली आप तैयार करते रहिए, पढ़ते रहिए। ये नहीं कहेंगे अरे ठीक है अभी तो परीक्षा में बहुत समय है, आराम से पढ़ेंगे, तो आराम हराम है, आराम नहीं करना है। अगर आराम के चक्कर में पड़ गए तो जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। सिलेबस इतना लंबा हो जाएगा, इतना लंबा नोट्स हो जाएगा कि आप चाह कर भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वीडियो देखेंगे एक रात में टॉप कैसे करें, और एक रात में आप जानते हैं टॉप होता नहीं है, तो मन में बहुत विद्यार्थियों का चलता है कि अभी तो 6 महीना है, अभी तो 8 महीना है, अभी 2 महीना बीत जाएगा, 6 महीना है, अभी 4 महीना है, तो धीरे धीरे घटता रहेगा। परीक्षा आने से 1 महीना पहले दिन रात मां कसम एक कर देंगे, एक नहीं होता है, दिन रात कहूं एक हुआ है, एक कर देंगे। परीक्षा आ गया, परीक्षा आने, पेपर आने के 5 दिन पहले ये सब पढ़ेंगे ना, पूरा सब हिल जाएंगे। भाई सब अपने हिले हुए हैं, पेपर तो नहीं हिलने वाला है, क्वेश्चन तो वही आएगा जो पेपर में बन के आता है। अगर आप आज से ही तैयारी करेंगे तो याद रखिएगा आपका पेपर शानदार जाएगा, आप लाजवाब कॉन्सेप्ट लिख के आएंगे। अगर आज से ही पढ़ना शुरू करेंगे, आपको परीक्षा के समय भय और डर नाम की चीज आपके सामने नहीं आएगी। वरना परीक्षा सुन के तो कितना लोग कहते हैं बिना मतलब का कांपने लगता है। ठीक है, इसलिए तैयारी बेहतर बना के रखिएगा। अगर आप तैयारी नहीं बना पाए तो याद रखिएगा फिर दिक्कत होगा। आइए, अब ये अभी बताया गया, इसमें बताया गया कुछ भित्तियां पाई जाती है। अब कौन सी भित्ति पाई जाती है, बताया गया ना, एंथरवाल पराग भित्ति पाई जाती है। आइए इन भित्तियों का अध्ययन करते हैं जल्दी से। मेरे देश के अच्छे बच्चे, इसका नाम तो जानते होंगे कोई बच्चा, हाँ कोई इसमें से बच्चा बता सकता है इसका नाम? अभी थोड़ा देर पहले क्या बताया, हाथ ऊपर कर दीजिए, हाथ ऊपर कीजिए, बोलिएगा नहीं, हाथ ऊपर कीजिए। बहुत अच्छा, आप बताइए। लघु बीजाणु, पूरा यही नाम है, धानी। अच्छा, इसका नाम है लघु बीजाणु धानी। अब एक काम करते हैं, इस अंदर वाले पार्ट को हम जूम करके दिखाते हैं। ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे हम थोड़ा सा जूम करके यहां दिखाते हैं।
जूम करके इसको यहां दिखाते हैं, देखिए कैसे दिखता है। समझ जाइएगा, कुछ यही है अंदर वाला, ऐसे ही बना है। बोलो, ऐसे ही बना ना अंदर वाला, अब थोड़ा तिरछा हो गया, चल जाएगा फिलहाल। देखिए इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी के ठीक ऊपर एक लेयर पाया जाएगा, एक परत पाया जाएगा। लघु बीजाणुधानी के ठीक ऊपर एक परत पाया जाएगा। इस लेयर या इस परत को हम लोग टेपिटम कहेंगे। और टेपिटम, अब देखिए इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही होगा। टेपिटम के ठीक ऊपर, बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, टेपिटम के ठीक ऊपर इस प्रकार का एक और लेयर पाया जाएगा। हालांकि ऐसा दिखता नहीं, हम आपको केवल समझा रहे हैं, अभी दिखता कैसे वो भी बताएंगे। ये जो रेड कलर से हम लेयर बनाए हैं, इसको हम लोग कहते हैं मध्य परत। मध्य परत के ठीक ऊपर एक और लेयर पाया जाता है, एक और परत पाया जाता है। अब देखिए इस जो ये जो परत होता है, जो नीले कलर से परत बनाए हैं, इसको अंथस्थीसियम कहेंगे। अंथस्थीयम। अंतस्थियम के ठीक ऊपर एक और परत पाया जाएगा। इस परत को हम लोग बाह्य परत कहेंगे। ये हो जाएगा बाह्य परत। क्या हो गया, तेज बोलिए, कहीं दब के बोल रही? अंथस्थियम गलत है? अच्छा अच्छा, ऐसे बोलिए ना, इतना दब के बोलेंगे। चलिए ठीक है। बच्चा इतना डर डर के बोलेंगी क्लास में? कैमरे डर रही है क्या? कोई टेंशन नहीं है, कैमरे से नहीं डरना है, ठीक है ना, एकदम निश्चिंत होकर आप सवाल पूछ सकती हैं, कोई भी अगर मन में असमंजस होता है, ठीक है ना। आइए, तो बताया जा रहा था, देखिए ये अंदर आपका लघु बीजाणुधानी है। लघु बीजाणुधानी के ठीक ऊपर टेपिटम, टेपिटम के ठीक ऊपर आपका हो जाएगा मध्य परत, मध्य परत के ठीक ऊपर आपका अंतस्थियम, अंतस्थियम के ठीक ऊपर आपका बाह्य परत पाया जाएगा। अब इसी में से हम लोग क्या करते हैं, ये इतना पार्ट जूम करके देखते हैं। हाँ, एक चीज और बताते हैं, एक और शब्द आप सुने होंगे, संयोजी ऊतक, अभी कुछ देर पहले बताया, उसका काम क्या होता है। देखिए अगर हम इसमें ऐसे डॉटेड लगा देते तो इससे आप ये समझ पा रहे होंगे, ऐसे डॉटेड लगा देते तो इससे आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये आपका क्या है, ये पहला पाली है और ये आपका दूसरा पाली है। पहले पाली और दूसरे पाली को जोड़ने का काम कौन करता है, तो संयोजी ऊतक करता है। कौन करता है, यहां लिख देते हैं, संयोजी ऊतक करता है। यानी एक पाली और दूसरे पाली को जोड़ने का काम, जोड़ के रखने का काम कौन करता है, संयोजी ऊतक। बहुत बार बच्चों के मन में असमंजस रहता है कि संयोजी ऊतक है, अगर है तो इसका काम क्या है। तो इसका काम बस यही है कि जो पहली पाली होती है और जो दूसरी पाली होती है, दोनों पालियों को जोड़ने का काम, मिला कर रखने का काम कौन करता है, संयोजी ऊतक करता है। संयोजी ऊतक करेगा। अब हम आपको बता दें, हाई इतना पार्ट को हम आपको जूम करके दिखाने जा रहे हैं। देखिए बता देते, ये इतना पार्ट जो है इसको हम आपको जूम करके दिखाने जा रहे हैं कि एक कैसे होता है, किस प्रकार होता है। तो एक काम कीजिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, जल्दी से यहां तक नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इतना जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, हम लोग हाई इतना पार्ट जूम करके देखने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए।
चलिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, अब हम लोग समझते हैं जो उसका एक भाग था, जो लघु बीजाणुधानी थी, लघु बीजाणुधानी के ऊपर टेपिटम था, उसके ऊपर आपका क्या हो जाएगा मध्य परत, मध्य परत के ऊपर अंतस्थिसियम, अंतस्थिसियम के ऊपर बाह्य परत या बाह्य त्वचा, त्वचा भी कह सकते हैं, बाह्य परत भी कह सकते हैं। तो जो बाह्य त्वचा या बाह्य परत था, एक किस प्रकार से होता है इसको समझते हैं। उससे पहले एक चीज बता देते हैं, कान खोलकर सुन लीजिए। ये जो अनुप्रस्थ काट है, पुष्प के अनुप्रस्थ काट की संरचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है, गलती से भी इस टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। जैसे हम कहें हमारे पास ये है लघु बीजाणुधानी, ये लघु बीजाणुधानी है। हम कहें ये हमारा लघु बीजाणुधानी है। लघु बीजाणुधानी, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। लघु बीजाणुधानी के ठीक ऊपर, लघु बीजाणुधानी के ठीक ऊपर टेपिटम का परत था। आइए देखिए, कुछ इस प्रकार से टेपिटम का परत चढ़ा होता है, अलग अलग प्रकार से बनावट होती है, तो आप उसको बस इतना हम काम चला लेंगे। ये आपका टेपिटम का लेयर होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेपिटम। यानी लघु बीजाणुधानी, इस बात को याद रखिएगा, लघु बीजाणुधानी के सबसे नजदीक टेपिटम पाया जाएगा। आगे चल के बताएंगे इसका काम क्या होगा, ठीक है, आगे बताएंगे इसका काम क्या होगा, बस अभी ध्यान दीजिएगा। जो लघु बीजाणुधानी होती है, लघु बीजाणुधानी के सबसे समीप टेपिटम पाया जाता है, और टेपिटम के ऊपर, टेपिटम के ऊपर मध्य परत पाया जाएगा। मध्य परत, मध्य परत के ठीक ऊपर, मध्य परत के ठीक ऊपर पाया जाएगा अंतस्थियम। अंतस्थियम, अंतस्थियम के ठीक ऊपर बाह्य त्वचा या फिर कह सकते हैं बाह्य परत पाया जाता है। इसके ठीक ऊपर बाह्य त्वचा या बाह्य परत पाया जाता है। इस संरचना को आप ध्यान दीजिएगा, सभी विद्यार्थी इसे नोट कर लीजिए। एक बार पुनः बता दे, सबसे अंदर क्या पाया जाएगा, लघु बीजाणुधानी, उसके ऊपर टेपिटम, उसके ऊपर मध्य परत, मध्य परत के ऊपर, उसके ऊपर। बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। एक काम कीजिए, जल्दी से इसे बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी कीजिए, हम ही बगल में खड़े हैं, चलिए बनाइए इसको। इसके अच्छे बच्चे मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए, लघु बीजाणु जनन। एक नया टॉपिक, शानदार टॉपिक, जिंदाबाद टॉपिक, ठीक है। लघु बीजाणु जनन, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। जल्दी हेडिंग कीजिए, हो गया। अब आपको लघु बीजाणु जनन समझाते हैं क्या होता है। देखिए परिभाषा कैसे याद करेंगे, लघु बीजाणु मातृकोशिका, लघु बीजाणु मातृकोशिका, जो लघु बीजाणु मातृकोशिका होगा, इसका होगा अर्धसूत्री विभाजन।
जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका होगा, अब मन में आएगा प्रश्न, लघु बीजाणु मातृ कोशिका कौन चीज होता है? समझाएंगे। बस कुछ होता है, रिश्तेदार एक नाम है, कुछ होता है, बस याद कर लो, कुछ होता है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या होता है, कैसे आया, सब बताएंगे। बस अभी याद कर लो, लघु बीजाणु मातृ कोशिका कुछ होता है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका का करेंगे अर्धसूत्री विभाजन। क्या करेंगे? अर्धसूत्री विभाजन। जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन करते हैं तब हमको क्या मिलता है, सुनिएगा, तब प्राप्त होता है लघु बीजाणु। और ये जो लघु बीजाणु मिलता है इसकी संख्या 4 होती है। यानी कहने का मतलब यह है मेरे देश के अच्छे बच्चे, जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, इस लघु बीजाणु मातृ कोशिका का जब अर्धसूत्री विभाजन किया जाता है तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और यही निर्माण की जो क्रिया होगी, इसी क्रिया को, इसी प्रोसेस को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी हम लोग परिभाषा बना सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है मेरे देश के अच्छे बच्चे। रटने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि बस इतना याद रख लीजिएगा, लघु बीजाणु मातृ कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात लघु बीजाणु का निर्माण होगा। वो भी कितने? तो 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इस क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन। यानी परिभाषा निकल के क्या आया, लघु बीजाणु मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। परिभाषा बना लेंगे? कितना बच्चे बना लेंगे? जल्दी हाथ ऊपर कर दीजिए। बहुत अच्छे, बन जाएगा। पुनः बोल देते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले इतना तो सर जी हमको समझ में आ गया कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है, सर जी परिभाषा तैयार हो गया, लेकिन मास्टर जल्दी ही बताइए लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहां से आया। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहां से आया, जल्दी ही बताइए। तो इसको मिटाते हैं बच्चा, इसको मिटाते हैं, आइए समझाते हैं। लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहां से आया? आप जानते हैं जो पराग कोश होता है, पराग कोश के अंदर पाया जाता लघु बीजाणु धानी। जो लघु बीजाणु धानी पाया जाएगा उसके अंदर ढेर सारी कोशिकाएं पाई जाती है, ढेर सारी। बच्चा ध्यान दीजिएगा, अगर सावधानी हटी हाँ तो दुर्घटना घट जाएगा। दुर्घटना माने नहीं समझ में आएगा। ठीक है। इसके अंदर ढेर सारी कोशिकाएं पाई जा रही हैं, ढेर सारी। किसके अंदर बच्चा? तो लघु बीजाणु धानी के अंदर। अगर कोशिकाओं का जब ढेर सारी कोशिकाओं का समूह हो जाता है, अगर कहीं कोशिकाओं का समूह है तो उसे उतक कहते हैं। और लघु बीजाणु धानी के अंदर जो छोटी छोटी कोशिकाएं ढेर सारी पाई जा रही हैं, ये कुल झुंड बना लेंगी और झुंड बना के एक उतक का निर्माण करेंगी, जिस उतक को हम लोग बीजाणु जन उतक कहते हैं। बीजाणु जन उतक। यानी जो लघु बीजाणु धानी है उसके अंदर छोटे छोटे ढेर सारी कोशिका पाया जाएगा। वो कोशिकाएं एक झुंड बना के उतक का निर्माण करेंगी। उन उतक को बीजाणु जन उतक कहते हैं। इन उतक के मध्य में एक कोशिका पाई जाएगी। इस देखिए कलर चेंज कर देते ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या चेंज करे, सब एक हो गया है। समझ लीजिएगा, ऐसे बना देते हैं। तो यहां पर एक कोशिका पाई जाएगी, जिस कोशिका को हम लोग कहेंगे अधोस्तरी कोशिका। अधोस्तरी कोशिका। बच्चा समझ ज्यादा हो रहा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं।
यानी जो लघु बीजाणु जन ऊतक है उसमें एक कोशिका पाई जाएगी जिस कोशिका को अधोस्तरी कोशिका कहते हैं। ये अधोस्तरी कोशिका वृद्धि करेगी, डेवलप होगी, वृद्धि करके थोड़ी बड़ी हो जाएगी। वृद्धि करके क्या होगी? थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। जब वृद्धि करके थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब एक कोशिका एक नए कोशिका के रूप में बदल जाएगी जिसे प्रपसु कोशिका कहते हैं। प्रपसु कोशिका कहते हैं। यानी बीजाणु जन ऊतक के अंदर जो कोशिका पाई जा रही थी अधोस्तरी कोशिका, वो वृद्धि करके प्रपसु कोशिका का निर्माण करेगी और इस प्रपसु कोशिका का विभाजन होगा, बंटवारा होगा, विभाजन होगा। विभाजन के पश्चात अर्धसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। तो इनका विभाजन होगा, बंटवारा होगा। विभाजन के पश्चात ये सबसे पहले प्राथमिक, देखो प्रा लगा के जीरो लगा दिए, प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण करेंगी। और इसके अलावा प्राथमिक पुंबीजाणु जनन, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करेंगी। यानी जो प्रपसु कोशिका है, जब इनका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होगा। प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होगा। प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या बनाती है? वही जो आपका लघु बीजाणु के किनारे किनारे लेयर बनाया गया था, टेपिटम, मध्य परत, अंतस्थीसियम, बाह्य परत, उसका निर्माण यही प्राथमिक भित्ति कोशिका करती है। समझ गए? प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करेगी। लघु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या समझ गए? कितना बच्चे इतने बात समझ गए? हाथ ऊपर कर दे जल्दी से। बहुत अच्छे। यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण कैसे हुआ? तो ऐसे हुआ। तो यही से परिभाषा बना लघु बीजाणु मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अच्छा, कितना लघु बीजाणु बनेगा? तो 4 लघु बीजाणु बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा? 4 लघु बीजाणु। कल के क्लास में आपको पढ़ाएंगे पराग कण का निर्माण। आज के क्लास में बताया गया लघु बीजाणु जनन। क्या बताया गया? लघु बीजाणु जनन। ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया। जल्दी आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा, इस बात को जल्दी कोई नहीं बताता है, इस बात को याद रखिएगा। यहां तक पढ़ा के छोड़ दिया जाता है। अक्सर ये बात अधूरा रहता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लघु बीजाणु धान के अंदर लघु बीजाणु मातृ कोशिका कैसे कूद के आ गया? तो ऐसे कूद के आया। ठीक है, नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको क्लास कैसा लगा? ऑनलाइन वाले बच्चे, आपको क्लास कैसा लगा? आप कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। और अगर मजा आ रहा हो तो बाबू वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में पुनः कहते अपना विचार जरूर बताया कीजिए। आपका कमेंट हमें प्रोत्साहित करता है कि आपके लिए और भी बेहतर क्लास लाएं। फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। नोट कीजिए।